अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम जो आज हमारा है, एक नया प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट लॉन्च, और इसमें हम जो है मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करेंगे, जो कि मुख्तलिफ शोबा-जात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, जो आपके और जो हमारे मसाइल हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे उनसे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके बारे में मैं बताती चलूँ कि वो आई सर्जन हैं, प्रोफेसर भी हैं और जो है काफ़ी इनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं सर्जरी को लेकर, और कुछ इस तरह के इन्होंने केसेस जो कि मिसहैंडल हो चुके थे, उनको भी उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली जो है हैंडल किया है। और आज वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि जो आंखों के मसाइल होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनके लिए, कि क्या हर चीज़ के लिए हम सर्जरी की तरफ जाएं या फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स आ गई हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वेलकम हिम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एंड प्रोफेसर रेहान एम शेख साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नादिया, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर बिल्कुल, आपकी माशाल्लाह से जो है हमने देखा कि जो है हमारी टीम ने भी रिसर्च की कि काफ़ी माशाल्लाह से आपकी बड़ी अच्छी जो है एक सक्सेस स्टोरीज रही हैं। उसके हवाले से तो हम आपसे जानेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले सर, जो एक मेजर मसाइल हैं, आंखों से लेकर बड़े मसाइल आजकल हैं, और जो है जैसे जैसे दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी को हम अपनाते जा रहे हैं, उसी तरीके से जहां हमें फायदा हो रहा है वहीं पे हमें नुकसानात का भी सामना है। तो आंखों के मसाइल उसमें सरफहरिस्त हैं। आंखों के हमें बड़े मसाइल रहते हैं, क्योंकि बड़े हों, बच्चे हों, इवन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हर कोई जो है वो एडिक्टेड होता है। फोन, लैपटॉप, ये हमारी जिंदगी का एक बेसिक जो है हिस्सा है। और तो उसमें आंखों के हवाले से जो है सबको बड़ी परेशानी रहती है, लेकिन हम इन चीजों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरह, जब इस तरह के केसेस आते हैं, क्या पहले जो चश्मा लगाने के जो एक वो था, जो रेशो था, वो अब बढ़ चुका है इसकी वजह से? और क्या कहते हैं आप कि कितना लिमिट करनी चाहिए ये चीजें? थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताएं। जी नादिया, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे चेंज हो चुका है, पहले की निस्बत और अब की निस्बत। इट्स एंटायरली डिफरेंट नाउ। अब सारे लोग देखें गैजेट्स में लगे होते हैं, और बच्चों से लेके बड़ों तक, ऑफिस में सारे सबके पास गैजेट्स हैं, और इट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई आपकी लाइफ की। मोबाइल यूजेज इंतहा का बढ़ चुका है आपका, और आपका सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप बहुत ज्यादा एंगेज हो गए हैं। स्पेशली मसला ये है कि स्पेशली के रिगार्डिंग हमारे यूजेज के लिहाज से हम वैसे एक छोटी सी आपको बताने लगा हूँ इंफॉर्मेशन कि हम जो ब्लिंक करते हैं वो तकरीबन 1 मिनट में तकरीबन 15 to 17 टाइम्स ब्लिंक करते हैं। और जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आईज रिफ्रेश हो जाती हैं, जिस तरह गाड़ी का विंड स्क्रीन आपने पानी डाल के एकदम उसको रिफ्रेश कर दिया। तो जब आप वो कोई भी कंसंट्रेशन का काम करते हैं तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कम हो जाता है और रिलेटिव ड्राइनेस हो जाती है। तो वो पेशेंट्स जो पहले ही ड्राइनेस के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर बड़ा इशू आना शुरू हो जाता है इसका, कि ड्राइनेस के बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। फिर बच्चों के आपने देखा है इस वक्त कि बहुत ज्यादा ग्लासेस यूजेज बढ़ गया है, और उनके नंबर जो है वो जो मायोपिक पेशेंट्स हैं, इस पे आप ये समझ लें एंडेमिक है पूरी दुनिया के अंदर, कि बच्चों के ग्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनके जो फिजिकल जो खेल और उनका लाइफस्टाइल चेंज था वो खत्म होके और पूरा उसके ऊपर आया स्क्रीन पे। तो स्क्रीन का यूज जो है कम होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से बड़ों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल में जो है ना वो इस चीज को चेंज करें। और एक बड़ा फेमस आजकल रूल है 20-20-20 रूल का। उसमें आप देखें 20 मिनट्स के लिए यूज करें, फिर 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करें। उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम देखें, उस पर रूल लिखा होगा, उसको फॉलो करिए।
और रूल देखें उसमें। सही। जैसे ये आजकल ये भी कहा जाता है कि थोड़ा-सा जो है स्क्रीन को लिमिट करना चाहिए, स्क्रीन पे जो ये स्क्रीन टाइम होता है उसको बहुत ज़्यादा लिमिट करना चाहिए। लेकिन ये कि बड़े तो चलें फिर कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है क्योंकि उनके गेम्स होते हैं और आजकल जैसे ये हॉलिडेज़ चल रही हैं तो आजकल तो बच्चों का सबसे जो एक एंगेजिंग टाइम होता है वो यही होता है कि वो गेम्स में जो है अपने आप को एंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन लिमिट करना चाहिए। सर अब मैं आऊंगी कि यहाँ पर अच्छा बहुत मसाइल होते हैं, हमें पता नहीं चलता। अक्सर हम आंखें चेक करवाने तभी जाते हैं जब हमें लगता है कि भाई कहीं हमारी आंखों का नंबर तो नहीं बढ़ गया है या कम हो गया है। लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल भी दरपेश हैं। और थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछूंगी कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स जैसे एक होता है सर्टेन एज के बाद जो है प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों में देखने की यंग एज में बहुत सारी चीजें मसाइल लोगों को जो है वो देखने में आ रहे हैं। तो यंग लॉट जो आती है उसमें क्या बहुत कोई ज्यादा मेजर आई के इश्यूज होते हैं या जस्ट वही उनका नंबर के इश्यूज होते हैं? थोड़ा सा आप इस हवाले से बताएं। अच्छा, इस हवाले से एक बहुत आपने अहम किस्म का जो है ना नुक्ता उठाया कि एक तो ये जो है ना स्क्रीनिंग का हमारे असल में सोशली ऐसा हम लोग हैं कि बच्चों की जो है वो कोई कंप्लेन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे होते, लेकिन सोशली एक काम जरूर करना चाहिए कि अब जिस तरह एडमिशन होता है ना जो बच्चों का, उस वक्त एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए, मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि उसका बच्चों का एग्जामिनेशन हो, और एटलीस्ट 1 साल के बाद वो बच्चे को एग्जाम करते रहना चाहिए। उसमें ये कि आप शुरू से ही पता चला लेते हैं कि अब बच्चे को क्या कंप्लेन हो रही है, क्या कंप्लेन नहीं हो रही, हो सकता है उसका नंबर है और वो बता रहा है, बता नहीं रहा, और बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं बताते हैं, वो पेरेंट्स उसको ओवरलुक कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं खैर कोई मसला नहीं, तुम आंखें धो लो, जाके मुंह धो लो। तो इस चीज के ना कंप्लेन को जो ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कल की छोटी सी मिसाल देता था, वो एक बच्ची आई, वो अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर रही होगी, बट अब सडनली उसने कुछ कंप्लेन ज्यादा किया, तो आई केम टू नो उसका तकरीबन कोई -5 एंड -3 सिलेंडर था एक हाथ में। तो वो मैंने फिर देखा, मैंने कहा बेटा आप अपनी वालदा से कंप्लेन नहीं किया आपने? तो वो बेचारी शाय हो गई, कहने लगी नहीं सर मैंने एक मरतबा कहा था। तो वो हम लोग थोड़ा सा ये होता है कि भाई पता नहीं ये ना हो कि चश्मा लग जाए, तो वो चश्मा लगवाना चाहिए। यानी उसका बच्चा जो है वो सफरिंग कर रहा है, वो अपनी इस क्लास में उसको नजर नहीं आ रहा, तो वो जाहिर सी बात उसको नजर नहीं आएगा, तो वो आपको ही विल नॉट बी प्रोडक्टिव। तो इस चीज को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, बच्चों की बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सही। और हर चीज जी 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 सर, आप कंप्लीट करें प्लीज। जी हाँ जी, और हर एज के अंदर अब जिस तरह टीन्स हैं, और जैसे आप ये आपसे पहले भी कह रहा था, एनुअली जो है ना हम लोगों को चेकअप करवाना चाहिए, और आफ्टर 40 तो डेफिनेटली एक मरतबा जनरली चेकअप करवाना चाहिए, आँख का पिछला पर्दा, ये वो सारा कुछ, कि भाई सुम्मा खुदा कुछ ऐसी डिजीजें हैं जो इस एज के अंदर स्टार्ट हो रही होती हैं, और आप उनको बहुत अर्ली कैच कर लेते हैं कि भाई आपको ये सिलसिला है। तो यस, एक मरतबा एनुअली आई को चेक जरूर करवाना चाहिए। सही। अच्छा सर, आजकल लेजर के हवाले से मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल लेजर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। जिन लोगों को ग्लासेस लगे हुए होते हैं वो लेजर की तरफ जाते हैं कि लेकिन अभी तक बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है। लोग डरते हैं कि पता नहीं ये इस चीज से क्या होगा आगे, ये कितना सेफ है, और दूसरा ये कि कौन कौन सी ऐसी जो है जगहें हैं जहां से आप ये करवा सकते हैं, करवाना सेफ है। और दूसरा ये कि क्या एज ग्रुप आप रिकमेंड करते हैं कि जो क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं और क्या एज ग्रुप्स होते हैं जिनमें जो है अगर लेजर की तरफ जाया जाए तो ये सक्सेसफुल रहता है? थोड़ा सा आप इस हवाले से बताइए हमें। अच्छा जी, लेजर का टॉपिक जो है ना बहुत ही वास्ट किस्म का टॉपिक है, और लेजर करने वाले जाहिर सी बात है ही शुड बी, आपको ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो कि ट्रेंड हो और काफी अरसे से उसमें काम कर रहा हो, और उसके अंदर आपको ऑप्शंस दे सके सारी, क्योंकि लेजर आप ये कर सकते, मैं आपको जो कहूँगा फ्रॉम -1 to -20, ठीक है। अब उसमें आप सेग्रीगेशन करते हैं पेशेंट की, कि आपने किस पेशेंट को क्या सर्जिकल ऑप्शन देना है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें जिस तरह आपने ये कहा कि एक तो एज की बात कर लें, तो एज में जो है 18+ इज सेफ, कि 18+ के ऊपर आप
करवा सकते हैं। बाकी कोई किसी किस्म के जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए, पेशेंट जो है कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, उसकी आई साइट जो है स्टेबल होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट फ्रॉम 6 months to 1 year, कोई उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। और कुछ प्री लेजर टेस्ट होते हैं जिनके अंदर टोपोग्राफ, उसको कहा जाता है कॉर्नियल टोपोग्राफी कही जाती है, उसके अंदर आपको पूरा कॉर्निया के स्कैन्स वगैरह पूरी डिटेल आती है। उसमें फिर हम ये देखते हैं कि आया कि जो इसका नंबर है उसके साथ मैच करके देखा जाता है कि आया कि हम उस नंबर के अंदर रहते हुए इसको लेजर कर सकते हैं या कुछ और ऑप्शंस हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो करते हैं और उसमें एज की सेग्रीगेशन भी कर देते हैं। जी सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो एक बार लेजर करवा लिया तो वो लाइफ टाइम होता है या फिर आपको फिर ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद आपको दोबारा जो है वो आपका नंबर जो है वो गिरने लगता है और आपको दोबारा लेजर की तरफ जाना पड़ता है? थोड़ा सा आप इस हवाले से बताइए हमें। जी नादिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं आपको आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइन करूंगा और इसको मेडिकल नाम से रिफाइन करूंगा। जो आपने क्वेश्चन किया ना, हम उसको अपनी लाइन में कहते हैं रिग्रेशन। कि रिग्रेशन का क्या मकसद होता है? हाँ, रिग्रेशन का मकसद होता है नंबर का वापस आ जाना, कि जो हमने ट्रीट किया है रिग्रेशन हो रही है। अगर कोई कहता है जी रिग्रेशन नहीं होती, बिल्कुल 0% है, तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत बात होगी। यस, रिग्रेशन के चांसेस होते हैं। 5 एंड डाउन रिग्रेशन के चांसेस कम होते हैं एंड 5 एंड अबव रिग्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट इट डजंट मीन कि जो आपने नंबर ट्रीट किया वो पूरे का पूरा वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका शायद कुछ पोर्शन वापस आ सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। बट अगर सुम्मा खुदा न खास्ता आ भी जाए 3 सालों में, 4 सालों में, ठीक है, 5 सालों में, तो आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अगर आपका कॉर्निया इजाजत देता है और उस जगह पे स्पेस है। यस, इट्स ट्रीटेबल। ओके। लेकिन जी एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, ये जो दोबारा ट्रीट करने की चीज है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, उसको कहेंगे हम एनहांसमेंट्स। एनहांसमेंट्स के अंदर जो है वो फिर बहुत ज्यादा चीजों को इंतहाई अच्छे तरीके से देखा जाता है कि एनहांसमेंट्स हम कर रहे हैं तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे पेशेंट को, ताकि वो कोई मिस हैंडल ना हो जाएगा। सही। तो ये हर केस में होता है? कितना टाइम लगता है कि अगर किसी ने करवाया तो नेक्स्ट उसका जो अगर जो आपने ये बात कही कि इसका जो दोबारा लुक आफ्टर हम करेंगे 5 साल, 4 साल, 2 साल, कितने टाइम बाद जो है इसका जो है ये? मेरे ख्याल से विद इन 5 years आप उसको देख लें। और मेरे ख्याल से जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं उनको एनुअली चेकअप करवाते रहना चाहिए। सही। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो यंग लॉट की जो है एक तरह से बात हो गई। कुछ जो है जो हमारे जिनकी मैं अगर कहूँगी अबव 40 की तरफ जो लोग हैं, अगर वो लेजर की तरफ आना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अबव 40 में 2 किस्म के केसेस भी होते हैं। कुछ लोगों की करीब की नजरों का भी इशू होता है, कुछ की दूर की नजरों का होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका दोनों का इशू होता है। तो जो अबव 40 है वो अगर लेजर की तरफ जाना चाहें तो उनके लिए क्या है, क्या उनके लिए है लेजर अगर वो हेल्दी हैं? अभी मैं उस बात पे नहीं आ रही कि उनको अगर कोई मेडिकल इशू है, अगर वो हेल्दी है, उनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, बट अबव 40 है और वो लेजर की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि आना चाहिए? करीब की, दूर की नजर जो भी है, अगर दोनों प्रॉब्लम है तो भी। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम किस्म की चीज है और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को देख रहे होते हैं, क्योंकि वाकई 40 years डजंट मीन कि आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते या इन चीजों को ऑप्ट नहीं कर सकते। यस, ऑफ कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपने जो मेरा जो स्टाइल है प्रैक्टिस का, उसमें ये है कि देखें 40 के बाद मैं पेशेंट से जो पूछता हूँ, मेरे लिए सबसे अहम किस्म का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हिज प्रोफेशन, वो प्रोफेशनली क्या है। यानी अब लेट से अगर वो उसे के 80% भाई तुम्हारा टाइम जो है कहाँ गुजरता है, यानी डेस्क के गुजरता है 80% टाइम, या आपका रोडों पे गुजरता है, यानी कोई सेल्स मैनेजर है, या तो आप उसका प्रोफेशन देखते हैं, आप प्रोफेशनली क्या चीज है, उसका 80% टाइम कहाँ गुजर रहा है। अब लेट से वैसे एक मिसाल ले लेते हैं कि -6 है कोई पेशेंट एंड ही इज 40, अब उसको ग्लासेस उतारवाने हैं, उसमें हम एग्जामिनेशन करेंगे। अब उसका इस सिलसिला ये आता है कि जी
वो एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है जी, या सेल्स के अंदर है। अब उसका आप ये देखें पूरा 80% उसका टाइम जो है वो रोडों पे गुजरेगा। यानी रोड पे गुजरने का मकसद है कि वो दूर अपनी निगाह को जो है ज्यादा यूज करेगा एज कम्पेयर टू नियर। ठीक है, वो नियर भी यूज करेगा बट वैसी चीज नहीं है। ज्यादा उसका टाइम जो है दूर देखने के लिए गुजरेगा। तो आप उसको कह सकते हैं ठीक है, यस लेजर आपके लिए होगा, लेकिन नियर के लिए आपको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे आफ्टर 40। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो डेस्क वर्क कर रहा है, तो उसका तो 80% टाइम डेस्क के ऊपर गुजर रहा है, उसने तो काम ही उसका नियर का है, हाँ, तो ही विल बी सफर। तो अब यहाँ पे उस ही इज द पर्सन कि आपने क्या करना है। यानी आप लेजर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, इफ एवरीथिंग इज फाइन, कोई उसमें मोती वोती का चेंज नहीं है, तो लेजर उसका हो सकता है, बट ही शुड बी द वन टू ऑप्ट कि भाई मैं ये करवा सकता हूँ। या फिर आजकल एक नई चीज आई है, नया टेक्नोलॉजी कहेंगे उसको, ट्राईफोकल लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज जो है वो करेक्शन करते हैं आपकी फ्रॉम डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर विजन। वो आप ऑफ कर सकते हैं। मैंने जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में रखा हुआ है, वो मैंने कट ऑफ उसका रखा है 45 ईयर्स। 45 ईयर्स के पेशेंट को फिर मैं कह देता हूँ कि भाई आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू गो फॉर ट्राइफोकल लेंस, और अगर आप लेजर करेंगे तो नियर के लिए आपको सफर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा तो सर अगर किसी की सिर्फ नियर आई साइट का मसला हो, तो वो लेजर से वो चीज क्योर नहीं हो सकती है, लेजर उसको नहीं वो करता है? देखिए इसके अंदर खाली नियर को लेके बहुत सारे तरीके आजकल यानी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, बट उसका अच्छे खातिर ख्वाह कोई रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि नियर के जो ग्लासेस हैं वो विद एज बढ़ने होते हैं। यानी 40 पे अगर +1 है, 40 पे 45 पे 1.5 हो जाएगा, 50 पे 2 हो जाएगा, देन आगे जो है तकरीबन 2.5 हो जाएगा। तो आप अगर कोई इस वक्त लेजर करते भी हैं तो फिर उसका एज का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा होता है। तो वो फिर बेहतर ये होता है कि आफ्टर 45 इफ द पेशेंट इज रेडी, देन इट्स बेटर टू गो फॉर ट्राइफोकल लेंसेज, जहां पे उसको विजुअल इंडिपेंडेंस आ जाती है हर डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर विजन। सही। अच्छा सर, अब जैसे कुछ जो अबव 40 हैं, 50s के लोग हैं, लेकिन हेल्थ इशू भी है, जैसे कि जो मेजर हेल्थ इशू होता है वो होता है ब्लड प्रेशर, ये डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट हैं। ये तीन एक ऐसी मेजर जो है बीमारियां हैं जो अक्सर जो है विद एज जो है लाइक अबव 40 में कहीं ना कहीं किसी को वो इस प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा होता है। अगर उनमें ये प्रॉब्लम है तो क्या या फिर अगर ये वाली प्रॉब्लम अबव 40 में नहीं भी है, बिफोर यानी कि आप 30s में भी है, तो भी अगर ये प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अक्सर जो अर्ली 30s में भी होते हैं, जो 30s के अराउंड भी होते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर अचानक डायग्नोज हो जाता है। तो अगर उनको इस तरह की अपनी जो है हेल्थ कंडीशन है, तो वो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो लेजर की तरफ जाएं, लेजर उनके लिए फायदेमंद रहेगा? जी देखिए, जितनी भी सिस्टेमिक डिजीजेस हैं ना, वो कंट्रोल होनी चाहिए। कॉर्निया और जो आई का जो सारा सेगमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और पिछला पर्दा जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें कोई उस डिजीज ने इम्पैक्ट ना किया हो। तो यस, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं उसमें। सही सही। और विजन ऑफ कोर्स उसकी स्टेबल होनी चाहिए, अच्छा, फ्लक्चुएशंस नहीं होनी। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि ऐसा ना हो कि जो है हर 3 महीने बाद फ्लक्चुएट होती जो है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये तो लेजर के हवाले से बात हो गई है, आई एम श्योर जो हमारे नाज़रीन है उनको उनकी बहुत सारी कंफ्यूजन है जो क्लियर हुई होंगी। अच्छा सर, एक और एक मसला होता है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं। कभी होता है हमारे यहाँ कुछ इन्वायरमेंटल कुछ इस तरह से होता है कि इन्फेक्शन होता है, तो हर किसी को इन्फेक्शन हो रहा होता है, इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो इतने बड़े कोई इश्यूज नहीं होते। लेकिन कुछ अक्सर लोगों को ये वाली प्रॉब्लम भी होती है कि आंखें उनकी ब्लिंक कर रही होती हैं। अक्सर हम इन मामले को थोड़ा सा जो है सुपरस्टिशियस की तरफ भी लेकर जा रहे होते हैं कि भाई वो आंखें ब्लिंक होना जो है, राइट आई अगर ब्लिंक हो रही है तो कोई कोई बहुत अच्छी बात है, और अगर लेफ्ट हो रही है तो कोई बहुत बुरी बात है। खैर इसमें कोई सदाकत तो नहीं है जो मैं समझती हूँ, लेकिन मेडिकली आप मुझे बताएं कि मेडिकली क्या ये कोई बहुत ही सीरियस मैटर होता है, या क्या वजह होती है ये जो आईज ब्लिंक होती हैं? देखें, इसमें जो आपका क्वेश्चन जो मैं समझ रहा हूँ ना, एक चीज कहलाती है आई ट्विचिंग्स और एक है
फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। आई ट्विचिंग से मकसद ये होता है कि आपकी लेट से राइट आई है, लेफ्ट आई जैसे आप कह रही थी, और उसमें एक जिसे छोटा सा उर्दू में पोर्शन है। फड़फड़ाना कहते हैं, आंखें फड़कना कहते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैंने कहा उर्दू में बोल, हम लोग आम जबान में हम उसको वही कहते हैं जी, आंखें फड़क रही हैं। तो वो हाँ जी। मेडिकल इशू है कोई? जी हाँ जी, मैं तो खैर वो पेशेंट आता है, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे पैसे वैसे आने वाले हैं तुम्हारे पास, कुछ ऐसा आपने कहा तो कहें नहीं डॉक्टर साहब हमने ये सुना है पता नहीं राइट का खड़के उसमें या पता नहीं लेफ्ट का उसमें आते हैं, दूसरी में नहीं आते। मैंने कहा भाई तुम ये सोचो आ रहे हैं, बस खत्म आ रहे हैं। नहीं बस उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। आंख जो फड़कने का उसमें सिलसिला है, उसमें जो थोड़ा सा ये कि जब आप बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो जाते हैं समटाइम्स, या ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, उस वक्त ये जो ट्विचिंग्स होती हैं वो होती हैं, या कुछ लोगों में जिस तरह हैवी कॉफी इनटेक वगैरह जो करते हैं उनके अंदर ये होता है। अगर आप अपना रेस्ट वगैरह सारा प्रॉपर करें तो वो सबसाइड हो जाता है, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन जो दोनों आंखों का वो है ब्लिंकिंग, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग है, उसमें एक तो ड्राइनेस है और फिर एक एलर्जी है। ये ड्राइनेस और एलर्जी, ये दोनों चीजें आपकी अगर कोई वैसे नॉर्मल है और फिर फ्रिक्वेंट उसने ये काम करना शुरू कर दिया तो वो इस चीज को जरूर देखे कि या उसकी ड्राइनेस होगी या फिर एलर्जी वाला सिलसिला होगा। और एक चीज मैं आपसे, आपने एक बात स्टार्ट की थी वो मैं जरूर करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, जो आपने अभी कहा था कि आजकल एंडेमिक हुआ है इन्फेक्शन, जो जिसको आप आशूब चशम कहते हैं, ठीक, उनमें जो सबसे अहम तरीन जो मैं आपके पैगाम देना चाहूंगा आपके चैनल से कि सेल्फ मेडिकेशन कोई ना करे। यानी आप ये देखें, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन, हाँ जी उसने ये दवाई डाली तो मैंने भी डाली, और वो तकरीबन जब डॉक्टर साहब मुझे सुकून मिलना चाहिए मैं एक ड्रॉप डाल देता हूँ, और वो स्टीरॉइड्स यूज कर रहा होता है, और वो अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास आता है तो उसकी आंखों का प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो रहा होता है कि और विजन ऑलमोस्ट जो है वो लॉस की तरफ जा रही होती है, सफेद मोतिया की तरफ जा रही होती है, और फिर दैट इज द स्टेज के फिर he end up in disaster by his own hand। तो सेल्फ मेडिकेशन प्लीज ना करें, जब भी कुछ इस तरह का इशू हो तो फिर स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा जान है, तो बिल्कुल जो है ये काम नहीं करना चाहिए, और आंखों के मामले में तो बिल्कुल भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने एक कुछ इस तरह के है, आपने मुझे बताए थे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये क्या होती है? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी हम अक्सर सुनते आए हैं कि डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं, और सबसे ज्यादा जो है आंखें होती हैं और कान होते हैं, इनको इफेक्ट करती हैं। तो आंखों में इस चीज को, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह के मामला हों तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ये क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी? जी थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताएं आप। जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी का मकसद ये है कि शुगर की वजह से आपके पिछले पर्दे के ऊपर शुगर के असरात स्टार्ट होना शुरू। शुगर के असरात का क्या मकसद है कि खून के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, चिकनाई की कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, और पिछले पर्दे के अंदर सोज आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारी की सारी ऐसा नहीं होता कि एकदम आना शुरू हो जाए। शुगर के पिछले पर्दे पे जब शुगर स्टार्ट होती है तो वो पिछले पर्दे के ऊपर असर डालने के लिए तकरीबन उसको 10 इयर्स चाहिए। लेकिन अगर अनकंट्रोल है तो ये वाला टाइम पीरियड आपका बहुत कम हो जाता है, और अगर उसके साथ कोई अदर सिस्टेमिक इश्यूज हैं पेशेंट को तो वो बहुत ज्यादा एक्सलरेट हो जाती है चीजें। तो जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट हो और फर्स्ट टाइम डायग्नोज्ड हो, स्पेशली जब अगर बड़ा है वो, तो फिर अकॉर्डिंग टू हिज रेटिनल कंडीशन उसको मुस्तकिल फॉलो अप पे जरूर रहना चाहिए। अब जिस तरह कोई डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज हुआ है तो उसको और उसका रेटिना बिल्कुल सही है, इस वक्त साफ और शफाफ है, तो एनुअल एग्जामिनेशन होगा। और अगर डायबिटीज उसको डायग्नोज हुई है तो एक तो ये कि उसका पर्दे का चेकअप इज मैंडेटरी, वो जरूर आई स्पेशलिस्ट के पास जाए और जरूर दिखाए एक मरतबा अपना बैक ऑफ आई उसका रेटिना। अगर उसके रेटिना में हल्की फुल्की सी चेंजेस नजर आ रही हैं तो 6 to 8 मंथ्स का फॉलो अप रखे और उसमें देखता रहे, क्योंकि अगर छोड़ दिया जाए इसको तो अगेन
वो फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर चला जाएगा और उसके फिर स्टेजेस हैं, 2-3 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस को देख के फिर अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। किसी में सुम्मा खुदा न खास्ता में इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और अगर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए तो उसमें पिछले पर्दे की सर्जरी भी करनी पड़ती है। ओके, सही। अच्छा सर, जरा आपकी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज भी रही हैं, कोई एक जो है स्टोरी जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ जो है आप शेयर करें, जो आप समझते हैं और उसमें जो है कुछ इस तरह के हो के थोड़ा सा अगर एहतियात का या थोड़ी सी बदएहतियाती हुई हो तो क्या नुकसानात हुए और क्या फिर आपने किस तरीके से उन चीजों को कवर किया, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। और जो है क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आंखें ऐसी होती हैं, नेमत है अल्लाह की तरफ से। वैसे तो हमारे हर ऑर्गन्स ही अल्लाह की तरफ से नेमत हैं, लेकिन आंखें ऐसी हैं कि इससे हम दुनिया का नजारा कर सकते हैं। तो ये बताएं कि क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, और कोई ऐसा केस जो आपने हैंडल किया हो जो कहीं से मिस हैंडल हो चुका हो और फिर आपने उसको जो है कवर किया हो, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं आप। वो जी मिस हैंडल का तो खैर वो ऐसा इशू नहीं, लेकिन जो चैलेंजिंग केसेस हैं उनमें से मैं आपको एक अभी मेरा वन ऑफ द रीसेंट सर्जरी है और वो आपने जो पहले क्वेश्चन किए थे ना उससे रिलेटेड है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा नाम सुन के वो एक चाइनीज ऑफिशियल यहाँ पे आए हुए थे, तो वो फिर मेरे पास आए और इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस। उनका -11 उनका नंबर था और तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाइना से आए हुए, तो मैं थोड़ा सा ये भी था कि वो हाईली यानी ऑफिशियल भी थे, थोड़े वीआईपी किस्म के, तो उनका चैलेंजिंग बड़ा केस था। मैंने कहा जी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में को करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसको किया और ही गेव मी वेरी नाइस रिव्यूज। -11 एंड ही वाज 53, जो आप कह रही थी ना वो एज का। तो मैंने सारा उनसे डिस्कस किया कि आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे तकरीबन कोई 1 घंटा लिया सारा डिस्कशन करके, एंड देन आई ऑप्टेड एज लेजर सर्जरी फॉर हिम। और वो माशाल्लाह ही इज वेरी हैप्पी। वो मेरे पास कल भी आए हुए थे और मेरे ख्याल से आपको अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगी तो या यूट्यूब पे जाएंगी तो आप उनका रिव्यू पढ़ सकती हैं। माशाल्लाह ही इज वेरी हैप्पी। वो मुझे कहने लगे मैं जिंदगी में पहली मर्तबा आज सुबह उठा हूं तो मुझे चश्मे के बगैर मैंने घड़ी देखी है और टाइम देखा कितना बज रहे थे। जबरदस्त। ये तो जो है इसने तो दोस्ती में और मजबूती ले आया है अगर हम यहाँ पे देखें। तो अच्छा सर, ये एक सवाल है कि जैसे -11 आपने बताया, इस तरह के अगर नंबर हो -15, 20 तक अगर हो तो आप क्या कहते हैं, क्या सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या फिर ये लेजर की साइड जाना चाहिए? अच्छा, ये जो चश्मा उतारने वाली सर्जरी है ना, इसको हम क्यूमुलेटिव तौर पे कहते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ओके। अच्छा, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के 3 जो सॉल्यूशंस हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। उसमें सबसे पहले जो है लेजर्स आ जाती है, दूसरा उसको हम कहते हैं फेकिक आईवेल्स कहा जाता है, और तीसरी चीज उसमें कहा जाता है RLE, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। ये 3 किस्म की सर्जरीज हैं जो हम एक पेशेंट को ऑफर करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हिज नंबर। अब थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा लेजर्स के लिहाज से। लेजर्स के लिहाज से ये सिंप्लीफाई करूंगा कि लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ जी मुझे 100 रुपीज चाहिए, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप 100 रुपीज मुझे दे देंगी, लेकिन अगर आपके पास 50 है तो आप मुझे 100 रुपीज नहीं दे सकेंगे। तो आपके पास लेट्स से अगर एक पेशेंट आ रहा है और उसके पास उसका नंबर है -5 लेट्स से, ठीक है। अब हम उसका क्या करेंगे, हम जब टेस्ट करेंगे तो हम कॉर्निया के अंदर देखेंगे आया कि उतनी स्पेस है कि हम उसके पूरे का पूरा 5 ट्रीट कर सकें। तो अगर हमें पूरी स्पेस मिल जाएंगे वी विल ट्रीट एवरीथिंग, तो उसका पूरे का पूरा नंबर ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट की उसकी जगह नहीं है, लेट्स से अगर हम खाली ट्रीट ही उसका 3 कर सकते हैं तो हम 5 नहीं कर सकते, तो हम 5 नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, फिर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ही आप से मैंने शायद एक लिंक शेयर किया हो, 21 -21 उन बच्चे का था और बच्चे की उम्र 20 साल का बच्चा है वो, और उसके -21 था। उनका मैं जब एग्जामिनेशन किया तो उसके पास स्पेस नहीं थी, तो उसकी फिर मैंने सर्जरी की
और आई एंटेड इन -2, उसको मैंने -2 पे डेलिबरेटली रखा है, क्योंकि जब आप उसकी सर्जरी करके नेचुरल लेंस निकाल देते हैं तो पेशेंट को तकरीबन +2.5 के ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। तो क्योंकि बच्चा है और इन लोगों ने आगे पढ़ना था, तो मैंने उसको -2 पे इसलिए रखा कि वो -2 के लिए ग्लासेस लगाएगा दूर देखने के लिए, अदरवाइज नजदीक के लिए जस्ट रिमूव करेगा ग्लासेस एंड ही कैन रीड द बुक व्हाटएवर। सही सही। तो ये है। ठीक। अच्छा सर, आपका ताल्लुक लाहौर से है और आपकी जो क्लिनिक है वो भी लाहौर में है, तो जो हमारे लाहौर के व्यूवर्स हैं और जो कराची के हैं, अगर वो जाना चाहें, लेकिन जो हमारे लाहौर के व्यूवर्स हैं उनके लिए ये बताइए कोई डिस्काउंट वगैरह है अगर वो हमारे चैनल के तवज्जुह से आपके पास आना चाहें, आपसे रुजू करना चाहें, तो क्या डिस्काउंट पैकेज है, क्या ऑफर है, थोड़ा सा आप बताइए हमें। वो आप आपका नाम लेंगे और इंशाल्लाह वो हम उनको जो है ना वो बिल्कुल अकोमोडेट करेंगे जी, बहुत जबरदस्त तरीके से अकोमोडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त है। और बिल्कुल नाज़रीन, जो लाहौर के हमारे जो है व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ये बड़ी जो है बड़ी अच्छी ऑफर है कि आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अगर आप जाएंगे और डॉक्टर रेहान साहब से अगर आप कांटेक्ट करेंगे, उनसे अगर आप अपने लेना चाहेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। और जो है नाज़रीन, यहीं पर जो है मैं सेशन का अख्ताम करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये एक नई कोशिश है, एक नए तरीके का प्रोग्राम है जो हम लेकर आए कि इस प्रोग्राम में भी हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे और एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हमेशा आपके लिए होते हैं, आपकी सर्विसेज के लिए होते हैं। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू वेरी मच।